वेल वेल वेल, कहानी में यहाँ पर एक नया ट्विस्ट है। जिस रीजन की वजह से रोमन रेंस यूनिवर्सल चैंपियनशिप जीते थे, उसी रीजन की वजह से पॉसिबली ब्रॉक लेसनर भी रोमन रेंस से यूनिवर्सल चैंपियनशिप जीतने वाले हैं। उसके बारे में गाइस डिटेल में मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। ड्राफ्ट के नाइट 1 और नाइट 2 के बाद भी WWE ने कुछ जो है ड्राफ्ट के पिक्स बताए, उसको मैं आपके साथ शेयर करूंगा इस वीडियो के अंदर। रॉ की व्यूअरशिप रिवील हो चुकी है। इसके अलावा गाइस पार्कर बोल्ड्रॉ जो कि है ब्रॉक लेसनर के लुक अलाइक, उन्होंने ऑफिशियली डेब्यू कर लिया है NXT के अंदर। तो सारी चीजें हर बार की तरह इस वीडियो में डिस्कस होंगी, बस आप लोग वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहना। तो फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं। Okay. Hello chatters, my name is Rohit and you are watching Wrestle Chatter. सबसे पहले गाइस बात करते हैं आज भी NXT के बारे में, जहां पर ब्रॉक लेसनर के लुक अलाइक, जिसको कि नेक्स्ट बिग थिंग करके बुलाते हैं, पार्कर बोल्ड्रॉ, उनके बारे में मैंने आपको अपडेट बताई थी कि WWE ने उनका जो नाम है उसको हार्लैंड कर दिया है। लेकिन आज जब वो NXT पर अपीयर हुए ना, तो वो ब्रॉक लेसनर के लुक अलाइक कहीं से भी नहीं दिखे, क्योंकि उनका लुक अब आप लोग देख सकते हो समय यहाँ पर आपकी स्क्रीन के ऊपर। WWE ने उनका हेड शेव कर दिया है और बहुत सारे लोगों ने तो सबसे पहले उनका मजाक ही उड़ाया कि भाई तुमको तो ब्रॉक लेसनर के मतलब नेक्स्ट ब्रॉक लेसनर जैसे बिल्ड कर रहे थे, ये तुमने अपने लुक के साथ यहाँ पर क्या कर लिया। मतलब बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर उनका मजाक उड़ाया। और जो गेसी ने जब अपना मैच जीता था, तो उसके बाद जो है एक तरीके से स्टेयर डाउन उनके बीच में चल रहा था। कुछ यहाँ पर ज्यादा इंपैक्टफुल डेब्यू नहीं था यहाँ पर पार्कर बोल्ड्रॉ का या फिर हार्लैंड का, जिससे कि हम अभी फिलहाल ये कहें कि उनके लिए कुछ ऐसा बड़ा लग रहा है, क्योंकि मतलब अभी तो उनकी शुरुआत ही होने वाली है। तो हम ये भी नहीं कह सकते कि कुछ उनका फुस भी हुआ है मामला, क्योंकि भाई जब कोई बड़ा बंदा नई शुरुआत करता है तो ऐसा तो नहीं कह सकते कि एकदम से आकर उसके साथ कुछ धमाका ही होना चाहिए। लेकिन ये जो हेड शेव हो गया ना, मेरे को लगता नहीं है इसकी कुछ यहाँ पर जरूरत थी। एंड पता नहीं अब इसको फैंस किस तरीके से लेने वाले हैं, क्योंकि जो सारी बातें होती थी पार्कर बोल्ड्रॉ के बारे में, वो इसीलिए होती थी क्योंकि वो ब्रॉक लेसनर के जैसे दिखते थे। अब यहाँ पर इस लुक से तो भाई वो ब्रॉक लेसनर के जैसे कहीं से भी नहीं दिख रहे। अब इसके ऊपर आपका क्या रिएक्शन है, उनके इस डेब्यू के ऊपर, उनके इस नए लुक के ऊपर? आप लोग डेफिनेटली मुझे कमेंट में बता सकते हो। लेकिन इस लुक के साथ ब्रॉक लेसनर के जैसे तो भाई वो दूर दूर तक कहीं पर भी नहीं दिख रहे। और हाँ, उधर ब्रॉक लेसनर तो कहां पोनी टेल के साथ आ चुके हैं। अगली स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं और बात करते हैं मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप के बारे में। और इस हफ्ते ड्राफ्ट के एडिशन से हम लोग कह सकते हैं मंडे नाइट रॉ को व्यूअरशिप में फायदा हुआ है, क्योंकि लास्ट वीक जो रॉ की व्यूअरशिप थी वो थी 1.709 मिलियन व्यूअर्स। लेकिन इस हफ्ते की बात करें तो ये 9% ऊपर चली गई और रॉ को व्यूअरशिप मिलती है 1.857 मिलियन व्यूअर्स। और गाइस WWE की नजरों में ये व्यूअरशिप इतनी ज्यादा है कि इसके बारे में अलग से उन्होंने रिलीज किया कि जो WWE ड्राफ्ट है कि कैसे वो उनके लिए एक अच्छी ड्रॉ साबित हो रही है। और अलग से उन्होंने जो एक आर्टिकल निकाला हुआ है, मतलब WWE को जो 1.8 मिलियन व्यूअरशिप है ना, वो रॉ के लिए ज्यादा लग रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि WWE सच में ऐसा उनको ज्यादा लग रही है या फिर वो दिखाने की कोशिश कर रही है कि भाई देखो हमको तो ज्यादा लग रही है, हमको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पता नहीं क्या। लेकिन हाँ, 8% 9% अप है तो कह सकते हैं कि अच्छी बात है। लेकिन फिर भी 2 मिलियन से ऊपर आती है ना, तब अलग से आपका प्रेस रिलीज करने का, फिर आर्टिकल डालने का फायदा होता। इतनी भी कोई ज्यादा नहीं है। लेकिन हाँ, ड्राफ्ट के हिसाब से कह सकते हैं कि रॉ ने यहाँ पर अपना मामला जो ठीक ठाक सा है उसको बरकरार करके रखा हुआ है। चलो अब ड्राफ्ट की बात कर रहे थे। आपको पता है कि हमको ड्राफ्ट की नाइट 1 और नाइट 2 देखने को मिल गई, सारे हमको ड्राफ्ट की चीजें पता लग गई। लेकिन इसके बाद भी रॉ टॉक के एपिसोड में रॉ और स्मैकडाउन ने कुछ ड्राफ्ट की पिक रिवील करी है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो इस वाली फोटो के अंदर। यहाँ पर डेना ब्रुक, रॉबर्ट रूड और जिगलर, इसके अलावा हमारे यहाँ पर जो वीर हैं उनको गाइस अलग कर दिया गया है जिंदर महाल और शैंकी से, यानी जो हमारी इंडियन वाली टीम थी उसको अलग कर दिया। कहां पर, यहाँ पर कहा हम तो सोच रहे थे इनको स्टेबल बनाने की प्लान है। जिंदर महाल कह रहे थे ये टीम और भी ज्यादा बड़ी बनेगी। लिम मॉर्गन है रॉ के ऊपर, मिया यिम यहाँ पर है, जैक्सन रायकर है, तमीना है, इसके अलावा टीगन नॉक्स है, हर्ट बिजनेस यानी कि शेल्टन बेंजामिन और सेड्रिक अलेक्जेंडर, इसके अलावा द मिज है। और स्मैकडाउन की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ 4 पिक ही थे, जो कि आप लोग देख सकते हो, शॉर्ट्जी ब्लैक हार्ट, इसके अलावा नटालिया, शैंकी और जिंदर महाल, यानी जिंदर महाल जा रहे हैं स्मैकडाउन के ऊपर। जो बड़ी चीज यहाँ पर देखने वाली है वो यही है कि जो शैंकी और जिंदर और वीर हैं उनको अलग थलग कर दिया गया। अब मुझे नहीं समझ आ रहा कि वीर को रॉ पर ही क्यों रखा और शैंकी और जिंदर महाल को स्मैकडाउन में क्यों भेज दिया। अगर करना ही था तो सबको ही स्मैकडाउन के ऊपर लेकर आ जाते, क्योंकि इसका तो यहाँ पर कोई सेंस नहीं बन रहा। या फिर हो सकता है वीर के लिए कुछ अलग अपॉर्चुनिटी WWE देख रही हो, उनमें कुछ WWE ने ऐसा खास देख लिया हो। अगर ऐसा है तो फिर शायद ये वाला डिसीजन भी अच्छा हो सकता है। लेकिन फिलहाल जो टीम के तौर पर चलाने के प्लान से अब ऐसा देखकर लग नहीं रहा कि शायद WWE उसके बारे में कुछ सोच रही है। तो ये WWE की अब जो है सारे ड्राफ्ट के हो चुका है मामला, सब जो है अब खत्म हो चुका है। अभी जो रूल्स हैं ड्राफ्ट के वो क्राउन जूल के बाद से अप्लाई होने शुरू हो जाएंगे। अगली स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं। और फिन बैलर ने ड्राफ्ट पर रॉ पर आने के बाद एक ट्वीट किया, जहां पर उन्होंने सिंपली एजे स्टाइल्स को टैग करते हुए लिखा व्हाट इज अप ब्रदर, क्योंकि आपको पता है उनके जो रिलेशन है एजे स्टाइल्स के साथ वो बहुत टाइम पहले से हैं, NJPW के टाइम से, WWE में आने से पहले ही। तो इस पर जो एजे स्टाइल्स ने एक बड़ा अच्छा सा ट्वीट किया, जो कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। एजे स्टाइल्स ने यहाँ पर कहा कि देखो रॉ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैं पसंद नहीं करता हूं, लेकिन डेफिनेटली तुम इनमें से एक नहीं हो और मैं तुमको वेलकम करता हूं। और गाइस जब सेथ रॉलिंस ने ट्वीट किया मंडे नाइट रॉलिंस
फॉरएवर आई एम हैशटैग करके। तो इस पर गाइस फिन बैलर ने उन पर चुटकी लेते हुए कहा कि भाई तुम तो फॉरएवर हो लेकिन मैं हूं फॉर एवरीवन, यानी फॉरएवर वर्सेस फॉर एवरीवन। तुम फॉरएवर अपने आप को कहते हो लेकिन मैं सबके लिए हूं। तो इस तरीके से यहां पर फिन बैलर ने जो है अपना रिएक्शन दिया ड्राफ्ट को लेकर। और गाइस मैं आपको यही बता दूं कि फिन बैलर को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई के बहुत बड़े प्लान्स हैं, क्योंकि जो डब्ल्यूडब्ल्यूई के राइटर हैं उन्होंने ड्रू मैकिंटायर को भेज तो दिया स्मैकडाउन के ऊपर, लेकिन जो डब्ल्यूडब्ल्यूई के राइटर हैं जो रॉ पर लेकर आए हैं फिन बैलर को, वो ड्रू मैकिंटायर की रिप्लेसमेंट के तौर पर लेकर आए हैं। अब रिप्लेसमेंट से यहां पर क्या मतलब है? रिप्लेसमेंट से मतलब ये कि पिछले कुछ टाइम में, पिछले कुछ महीनों में, पिछले कुछ सालों में जैसे हमने बुकिंग देखी है ड्रू मैकिंटायर की मंडे नाइट रॉ के ऊपर, उसी सेम तर्ज के ऊपर फिन बैलर को रॉ के ऊपर बुक किया जाएगा। इसका मतलब कि फिन बैलर के लिए होने वाली है बड़ी अपॉर्चुनिटी, उनको मिलने वाले चैंपियनशिप के लिए मौके, फिर चाहे वो मिड कार्ड के अंदर हो सकते हैं, मिन इवेंट सीन के अंदर हो सकते हैं, और यहाँ पर पॉसिबिलिटी एंडलेस होने वाली है फिन बैलर के लिए, जो कि डेफिनेटली उनके लिए काफी अच्छी बात है, क्योंकि अगर वो स्मैकडाउन के ऊपर होते, उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही होती तो भाई उसका फायदा नहीं होता। तो फिर इससे बढ़िया बात यहाँ पर यही है ना कि फिन बैलर को डब्ल्यूडब्ल्यूई रॉ के ऊपर लेकर आ गए और यहाँ पर उनके लिए हमको कुछ बड़े प्लान्स भी देखने को मिल सकते हैं। तो भाई आप बस वेट ही करो आपकी फिन बैलर के साथ क्या बड़ी चीजें होती हैं रॉ के ऊपर, क्योंकि जिस तरीके से ड्रू मैकिंटायर को वो रिप्लेस करने वाले हैं, ड्रू मैकिंटायर का जो रोल होता था रॉ पर, अब उसको फिन बैलर प्ले करने वाले। तो इससे क्लियर है ड्रू मैकिंटायर की कमाल की बुकिंग हुई है, तो फिन बैलर की भी कुछ ऐसी बुकिंग आप लोग रॉ के ऊपर एक्सपेक्ट कर सकते हो। और कमाल की बुकिंग तो डेफिनेटली आप लोग जेफ हार्डी की भी एक्सपेक्ट कर रहे होगे। तो गाइस जैसे कि आप लोगों ने रॉ के ऊपर देखा, जेफ हार्डी ने मैच हारने के बाद डेमन प्रीस्ट से एक छोटा सा प्रोमो कट किया था, जहां पर उन्होंने कहा था कि वो स्मैकडाउन पर जा रहे नई अपॉर्चुनिटी के लिए और वो अपनी डिफरेंट साइड दिखाने की बात करते हैं, जहां पर डेफिनेटली उन्होंने टीज किया कि शायद जेफ हार्डी का वो जो इंपैक्ट वाला विलो वाला कैरेक्टर था उनको वापस लाने को लेकर उन्होंने टीज किया। और गाइस एक इंटरव्यू के अंदर जेफ हार्डी ने, ध्यान से सुनना इस बात को, इसको रिवील कर दिया कि जिस बंदे से उन्होंने पहले मास्क बनाया था अपने विलो वाले कैरेक्टर का, जो वो इंपैक्ट टीएनए के अंदर काम करते थे, उसको ऑलरेडी उन्होंने अप्रोच भी कर लिया मास्क बनवाने के लिए, यानी कि वो जो विलो वाला कैरेक्टर है उसकी मास्क की प्रिपरेशन ऑलरेडी तैयार हो चुकी है, यानी जेफ हार्डी ऑल सेट हो चुकी है अपने विलो वाले कैरेक्टर को डब्ल्यूडब्ल्यूई में लाने के लिए। और शायद ऐसा लग रहा है कि थीम म्यूजिक तो आ ही चुका है, अब जैसे ही वो स्मैकडाउन के ऊपर जाएंगे धीरे धीरे जेफ हार्डी को बिल्ड किया जाएगा, और जैसे ही परफेक्ट मौका आएगा, जैसे ही उनका मास्क तैयार हो जाएगा, जैसे ही डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिलेगा, आपको जेफ हार्डी के साथ देखने को मिलेगा बहुत बड़ा धमाका। क्योंकि जो विलो वाला कैरेक्टर है, अगर आपने इसको टीएनए इंपैक्ट रेसलिंग के अंदर देखा है तो डेफिनेटली आपको पता ही होगा कि ये कितनी, मतलब अगर आपने इसको, मतलब अगर आपने देखा है तो फिर मुझे यहाँ पर इसके बारे में ज्यादा कुछ एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत है नहीं। और जेफ हार्डी की बुकिंग वैसी होगी जैसे कि सारे के सारे फैंस देखना चाहते हैं। तो आने वाले टाइम में जेफ हार्डी के साथ भी काफी कुछ इंटरेस्टिंग चीजें होने वाली हैं, क्योंकि अभी जेफ हार्डी की जैसी बुकिंग चल रही है डेफिनेटली इससे तो ये बेटर डिजर्व करते हैं। वैसे अभी इसके बारे में अब इस टाइम पर ज्यादा बोलने का फायदा है नहीं, जब विलो वाला कैरेक्टर आएगा, जब हमको जेफ हार्डी के साथ कुछ बड़े चीजें देखने को मिलेंगी, तब इसके बारे में हम लोग डेफिनेटली और ज्यादा बातें कर सकते हैं। हम लोग चलते हैं गाइस अपनी अगली स्टोरी की तरफ। और ड्रू मैकिंटायर ने यहाँ पर स्मैकडाउन पर मूव होने के बाद कुछ बड़ी बातें बोली, और गाइस उन्होंने रोमन रेंज को पता क्या कहा है, उन्होंने रोमन रेंज को रेफर किया है एज फाइनल बॉस। उन्होंने यहां पर कहा देखो स्मैकडाउन के ऊपर मेरा अनफिनिश्ड बिजनेस है, क्योंकि इससे पहले जब मैं स्मैकडाउन के ऊपर था मैं एक बच्चे की तरह था, लेकिन अब मैं काफी कुछ अचीव कर चुका हूं, और जब मैं स्मैकडाउन के ऊपर आऊंगा तो एक बंदे के साथ तो मेरा अनफिनिश्ड बिजनेस है ही, और वो है रोमन रेंज। हाँ मैं ये जरूर कहता हूं कि रोमन रेंज के साथ शायद अभी मेरा कुछ प्रोग्राम ना हो, शायद उसके लिए भी टाइम लग सकता है, शायद मुझे प्रिपेयर होने की जरूरत हो, लेकिन रोमन रेंज डेफिनेटली है फाइनल बॉस। और जब उसके साथ मेरा प्रोग्राम होगा तो डेफिनेटली जो चीजें वो काफी बड़ी होने वाली है, एंड इट इज गोइंग टू बी बिग। तो इस तरीके से ड्रू मैकिंटायर ऑलरेडी यहां पर सारी चीजें बता रहे हैं कि भाई वो अपने आप को रोमन रेंज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, और रोमन रेंज को फाइनल बॉस करके उन्होंने यहां पर जो है रेफर किया हुआ है, यानी कि वो रोमन रेंज को एक बड़े अपोनेंट के तौर पर अपना देखते हैं। तो भाई ड्रू मैकिंटायर और रोमन रेंज डेफिनेटली स्मैकडाउन के ऊपर जब भी कभी होगा, हमको इसको देखने में अब और भी ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि पहले से भी बेटर होगा, क्योंकि तब से रोमन रेंज भी इवॉल्व हो चुके हैं। भले ही ड्रू मैकिंटायर इस पॉइंट पर चैंपियन नहीं, लेकिन पहले से डेफिनेटली वो और भी ज्यादा बेटर है। तो इस वाली फ्यूड को जो है देखने में और भी ज्यादा मजा आएगा। अब देखते हैं कब तक डब्ल्यूडब्ल्यूई इस वाले प्रोग्राम को हमको दिखाती है। अब चलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट फाइनल स्टोरी की तरफ, जो कि जुड़ी है क्राउन जूल के रोमन रेंज एंड ब्रॉक लेसनर के यूनिवर्सल चैंपियनशिप के मैच के बारे में। और जैसे कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही कहा, जिस रीजन की वजह से रोमन रेंज बने थे यूनिवर्सल चैंपियन, पॉसिबली उसी रीजन की वजह से ब्रॉक लेसनर भी आपको क्राउन जूल के अंदर यूनिवर्सल चैंपियन बनते हुए दिखाई दे सकते हैं। अब सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं कि रोमन रेंज यूनिवर्सल चैंपियन किस रीजन की वजह से बने थे। तो आपको इसके लिए जाना होगा समर स्लैम पेपर व्यू के अंदर, जहां पर रोमन रेंज आए थे अपने हील वाले कैरेक्टर के साथ, उनके पास तगड़ा वाला मोमेंटम, और उसके बाद पे बैक पेपर व्यू के अंदर उन्होंने यूनिवर्सल चैंपियनशिप को जीत लिया था। तो उनके चैंपियन बनने का रीजन ये था कि उनके कैरेक्टर में चेंज था, उनके पास मोमेंटम था, तो डब्ल्यूडब्ल्यूई को बेटर लगा कि इससे अच्छा टाइम नहीं हो सकता रोमन रेंज को चैंपियन बनाने का। और गाइस यही
सिमिलर चीज है ब्रॉक लेसनर के साथ भी। ब्रॉक लेसनर के कैरेक्टर में है चेंज, अब वो है एक बेफेस सुपरस्टार। उन्होंने भी अभी जस्ट अपना रिटर्न किया है, पहला ही मैच उनका होने वाला है रोमन रेंस के अगेंस्ट में। तो फिर ऐसी सिचुएशन में WWE बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकती कि वो ब्रॉक लेसनर की मोमेंटम को तोड़ दे, क्योंकि अगर वो ब्रॉक लेसनर को आते ही पहला मैच हरवा देते हैं तो इसमें चीजें हो सकता है उनके साथ बेकार हो जाए। और यही चीज उन्होंने रोमन रेंस के साथ भी पहले नहीं करी थी, इसीलिए उन्होंने रोमन रेंस को आते ही यूनिवर्सल चैंपियनशिप जितवा दी थी। और यही केस आपको इस बार ब्रॉक लेसनर के साथ देखने को मिल सकता है। तो अगर ऐसे में यही सिंपल लॉजिक अगर WWE ब्रॉक लेसनर के साथ भी लगाने वाले तो गाइस आपको ब्रॉक लेसनर रोमन रेंस को डिथ्रोन करते हुए दिखा दे सकते हैं और एक्चुअल में वो कैप्चर कर जाएंगे यूनिवर्सल चैंपियनशिप रोमन रेंस को हराकर। और जैसे कि मैंने आपको पता होगा एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई थी जहां पर मैंने सारे पॉइंट्स को डिस्कस किया था कि क्यों रोमन रेंस जीत सकते हैं, क्यों ब्रॉक लेसनर जीत सकते हैं, उसमें डेफिनेटली ये वाला पॉइंट मिसिंग था। तो आप लोग इसको ऐड कर सकते हो, जो कि नई स्पेकुलेशन नई थियरी के हिसाब से है कि ब्रॉक लेसनर क्योंकि मोमेंटम के ऊपर है तो WWE मोमेंटम के हिसाब से काफी ज्यादा चलती है और शायद जो ब्रॉक लेसनर है उनके चांसेस रोमन रेंस के अगेंस्ट है ज्यादा यूनिवर्सल चैंपियनशिप को जीतने के लिए। और आपको पता है नाम ब्रॉक लेसनर है, कोई छोटा मोटा नाम तो यहाँ पर है नहीं। तो ऐसे में यहाँ पर मैं कह सकता हूँ ना, मामला यहाँ पर अब काफी हद तक ऐसा बन गया कि इस मैच को प्रिडिक्ट कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल है। और क्योंकि बिगर स्टेज के ऊपर है तो डेफिनेटली इस मैच का रिजल्ट क्या होगा उसके लिए तो काफी ज्यादा एक्साइटमेंट है, लेकिन अभी एक्साइटमेंट को थोड़ा सा रोक कर रखना पड़ेगा क्योंकि अभी कुछ दिन बाकी है इस मैच को होने के लिए। और जब क्राउन जूल के अंदर ही मैच होगा तो डेफिनेटली इसको देखने में काफी ज्यादा मजा आएगा। बाकी आपको इस मैच के अंदर क्या होगा क्या लगता है आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो। यानी वीडियो गाइस अगर आपको अच्छी लगी तो उसे लाइक जरूर कर देना, चैनल को कर सकते हो आप लोग सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन, एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।